इंडिया में चेक बाउंस के रिगार्डिंग काफ़ी सारे केसेस हैं और चेक बाउंस के केसेस के कारण ही स्पेशल कोर्ट्स भी बन चुकी हैं चेक बाउंस की, जिसमें सिर्फ चेक बाउंस के ही ट्रायल चलते हैं। और चेक की ट्रांजैक्शन जैसा कि इंडिया में बहुत ज़्यादा है तो उसी की वजह से चेक भी बाउंस होते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है और बाउंस होने के बाद आपको उस पर्सन को जिसने चेक दिया है उसको समनिंग तक का क्या प्रोसीजर रहता है, कैसे जो आपने केस फाइल करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, क्या प्रॉपर प्रोसीजर रहेगा जिससे आपको अपने केस में कोई भी दिक्कत ना आए, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करने हैं। अगर आप इन स्टेप्स में कुछ चीज़ें भूल जाते हैं तो आप जो अपना केस है वो हार सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए आप हमारी इस वीडियो के साथ। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है तो उस सिचुएशन में आपने क्या करना है। अब आपने एक चेक अपने बैंक में लगाया, बैंक में लगाने के बाद अगर वो बाउंस हो जाता है तो आपका जो बैंक है वो आपको इंटीमेशन देगा कि आपने जो चेक लगाया था वो बाउंस हो चुका है, या फिर आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपने जो चेक लगाया था वो बाउंस हो चुका है। तो अब उस सिचुएशन में क्या करना आपने, उस सिचुएशन में आपने अपने बैंक जाना है और जो ओरिजिनल चेक है एक तो वो वापस लेना है और उसके साथ जो भी ओरिजिनल डिसऑनरिंग मेमो है वो भी आपने साथ में ही लेना है। अब डिसऑनरिंग मेमो ओरिजिनल कैसे होगा, उस पे बैंक की जो है वो स्टाम्प लगेगी और बैंक ऑफिशियल के जो है वो सिग्नेचर भी होंगे। तो उस सिचुएशन में जो भी वो मीमो है, चाहे वो फंड्स इनसफिशिएंट करके है या फिर पेमेंट स्टॉप्ड बाय ड्रॉवर करके है, अगर किसी भी रीजन से वो बाउंस होता है तो आपने ओरिजिनल चेक और ओरिजिनल मीमो जो है वो कलेक्ट कर लेना है अपने बैंक से। अब आपने ओरिजिनल चेक और मीमो ले लिया है। अब आपने क्या करना है कि अपने वकील के पास जाना है, वहां से जो है 30 दिन के अंदर अंदर एक नोटिस इशू करवाना है उस एक्यूज को जिसने ये चेक दिया था कि ऐसे ऐसे करके मेरी स्टोरी है, ये उसकी लाइबिलिटी बनती है और उसने ये चेक दिया था, ये बाउंस हो गया है, तो उसको नोटिस निकाला जाए। 30 दिन के अंदर उसको नोटिस चला जाएगा और 30 दिन के अंदर जो नोटिस गया है, जिस भी दिन वो नोटिस जाता है उस दिन से आपने 15 दिन का वेट भी करना है कि वो पर्सन जो है वो पैसे देगा या फिर नहीं देगा। अगर पेमेंट देता है तो ठीक है, अगर नहीं देता है तो 15 दिन जैसे ही एक्सपायर होते हैं तो उसके नेक्स्ट 30 दिन में आपने केस फाइल करना होता है। तो अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि केस फाइल करते टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। चेक बाउंस का अगर केस आप फाइल करते हैं तो उसमें जो है ओरिजिनल चेक लगेगा, ओरिजिनल डिसऑनरिंग मेमो लगेगा और इसके अलावा मैं बता दूं आपको कि जो कोई बिल है या फिर इनवॉइसेज हैं या फिर कोई चैटिंग है या फिर जो बैंक स्टेटमेंट है या कोई रसीद इशू हुई है, इसके अलावा जो नोटिस दिया है वकील ने वो भी ओरिजिनल लगेगा, जो पोस्टल रसीद है वो भी ओरिजिनल लगेगी, आधार कार्ड की कॉपी लगेगी। तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स है, अगर आपकी कोई ट्रांजैक्शन हुई है उसके रिगार्डिंग बैंक स्टेटमेंट तो मैंने आपको बता दी, लेकिन अगर कोई लेजर है, आपने लेजर मेंटेन किया है, अगर आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन है तो कोई भी ओरिजिनल बिल, इनवॉइस जो भी आपके पास रिकॉर्ड है वो सारा ओरिजिनल आपने चेक बाउंस के केस में लगाना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने चेक बाउंस का केस कहाँ पर फाइल करना है। चेक बाउंस का केस वहां पर फाइल होता है जहां पे आपने अपना अकाउंट ओपन किया है और उसी अकाउंट में आपने जो है वो चेक लगाया है। चेक भी वहां पे लगाया है और अकाउंट भी आपका ओपन वहीं पे हुआ है और जो अकाउंट है उसको आप मेंटेन भी वहां पे करते हैं। अगर मान लीजिए आपने कोई अकाउंट ओपन किया है चंडीगढ़ में और वहीं पर आपने चेक लगाया है, वहीं पर आप उसको मेंटेन करते हैं, तो जो चेक बाउंस की जुरिडिक्शन बनेगी वो चंडीगढ़ में बनेगी। और अगर आपने अकाउंट ओपन किया है चंडीगढ़ में और आप शिफ्ट हो गए हैं अब दिल्ली में, अगर दिल्ली में आपने वो चेक लगाया है किसी भी अलग ब्रांच में, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, अगर उसी की ब्रांच जो है सब ब्रांच वहाँ दिल्ली में भी है, तो ओपन तो आपका जो अकाउंट हुआ था वो चंडीगढ़ में, लेकिन अब आप दूसरी ब्रांच में SBI की दिल्ली में चेक लगाते हैं तो उस सिचुएशन में जो है आपका जो चेक बाउंस का केस की जुरिडिक्शन बनेगी वो भी चंडीगढ़ ही बनेगी, क्योंकि अकाउंट आपने यहाँ ओपन किया है और मेंटेन भी आप यहीं करते हैं, क्योंकि वहां पर आप अकाउंट मेंटेन नहीं करते और ना ही ये आपने जो अकाउंट है वो ट्रांसफर करवाया है, तो उस सिचुएशन में वहां की जुरिडिक्शन नहीं बनेगी। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। लेकिन अगर आपने वो जो अकाउंट है अगर वो ट्रांसफर करवा लिया है तो उस सिचुएशन में वो दिल्ली की भी जुरिडिक्शन बन सकती है, क्योंकि अकाउंट जो है वो ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। अगर आप अप्लीकेशन देते हैं अपने यहाँ पर जो चंडीगढ़ ब्रांच में एक एप्लीकेशन आपने लगाने है कि मेरा जो अकाउंट है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाए दिल्ली में,
तो उस सिचुएशन में वो आपका अकाउंट जो है वो जो भी वहाँ का एरिया होगा, जिस एरिया में आपने ट्रांसफ़र करवाना, वहाँ के लिए जो एप्लीकेशन लगाई है वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप उस अकाउंट को वहाँ पर मेंटेन करते हैं और वहीं चेक लगाते हैं तो वहाँ की जुरिडिक्शन बन जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि चेक बाउंस का केस कौन फाइल कर सकता है। या तो जिसको चेक मिला है वो कैपेबल है तो वो खुद भी कर सकता है, अगर वो बिजी पर्सन है, बिजनेसमैन है, या फिर वो चलने में मुमकिन नहीं है, या फिर कोई भी उसको ऐसी बीमारी है कि वो कोर्ट में मतलब हर डेट पे नहीं आ सकता, तो उस सिचुएशन में क्या है कि वो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी भी दे सकता है किसी दूसरे पर्सन को कि आप मेरे बिहाफ पे ये केस फाइल कर दे। लेकिन जिसको भी वो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी देगा उसको उस केस के फैक्ट्स पर्सनली पता होने चाहिए कि इस केस में क्या हुआ था और इसके साथ क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन थी और इसके साथ क्या लेन देन था। अगर उसको पर्सनल नॉलेज है तो वो एसपीए बन सकता है, तो उसके बिहाफ पे गवाही भी दे सकता है और उस केस को प्रोसीड कर सकता है। अब क्या है कि अब आपके पास सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी हैं और जो आपका केस है वो तैयार भी हो गया है, या तो खुद आपके थ्रू या फिर एसपी के थ्रू। अब आपने वो केस जो है वो फाइल कर देना है। जैसे ही आप केस को फाइल करेंगे फाइलिंग ब्रांच में, तो बहुत जगह पे ये होता है कि उसी दिन जो वो केस है वो पुटअप हो जाता है कोर्ट में, और कई बार क्या होता है कि वो नेक्स्ट डे पुटअप होता है। तो उस सिचुएशन में फर्स्ट डेट पर जाकर वहाँ पर प्रिलिमिनरी एविडेंस होता है। तो उस एविडेंस में क्या होता है कि जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं, चेक है, मीमो है, लीगल नोटिस है, बैंक स्टेटमेंट है, जितने भी आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं तो उनको एग्जिबिट लगाया जाता है। तो इसमें आपने सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो एग्जिबिट लगा के कोर्ट को ये प्रूव करना होता है कि हमारा जो केस है वो जेन्युइन है और हमारा जो उसने पैसा देना है। कोर्ट को प्राइमा फेसाई ये लगना चाहिए, एक प्रत्यक्ष रूप से ये लगना चाहिए कि ये जेन्युइन केस है और इसमें उस पर्सन को जिसने चेक दिया उसको समनिंग होनी चाहिए, तो कोर्ट जो है उसको समनिंग इशू कर देती है। अब सम्मन्स बता देता हूँ कि सम्मन्स कैसे होते हैं। कई बार क्या है सम्मन जो है वो कोर्ट के थ्रू इशू होते हैं, और कई बार क्या है कि आपको खुद वहाँ सम्मन्स जो है वो करवाने पड़ते हैं। अलमद के पास आपने जाना है। अलमद कौन है? वो कोर्ट का ही एक पर्सन है जो सम्मन इशू करता है, जो कि कस्टोडियन है उस कोर्ट की फाइलों का। तो उसका क्या काम है कि उसने आपको सम्मन बना के देने और आपने क्या करना है कि उन सम्मन्स को उस एक्यूज को स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर पोस्ट, या कई बार हालांकि ये एक क्रिमिनल केस है लेकिन फिर भी आप इसमें जो है वो दस्ती सर्विस भी करवा सकते हैं। खुद भी कोर्ट एम्प्लॉय के साथ जाके, जो कि प्यादा होता है, प्रोसेस सर्वर होता है, उसके साथ जाके आप जो है सम्मन को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। लेकिन सम्मन करवाते टाइम आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप सम्मन इशू करवाएंगे रजिस्टर पोस्ट के थ्रू, स्पीड पोस्ट के थ्रू या फिर दस्ती, किसी भी मोड से अगर आप उसको सम्मन कराते हैं, हालांकि एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अब जो है व्हाट्सएप के थ्रू भी सर्विस शुरू हो चुकी है और जो जीमेल के थ्रू भी सर्विस शुरू हो चुकी है। तो ये जो सम्मन है ये आपको कम से कम 30 दिन पहले जरूरी करवाने हैं उसको। 30 दिन कौन से? जब भी उसकी नेक्स्ट डेट है। मान लीजिए उस केस में 4 महीने की डेट पड़ी है, तो आपने क्या करना है कि वो 4 महीने खत्म होने से कम 30 से 35 दिन पहले वो सम्मन उसको जारी करवाने हैं, जिससे कि उस पर्सन को 30 से 35 दिन का टाइम मिल जाए कि मैंने कोर्ट में आना है, क्या तैयारी करनी है, क्या मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, सो दैट वो भी जो अपने डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में दिखा सके। और उस पे भी ये बार ना पड़े कि मान लो आज सर्विस हुई है और 2 दिन बाद कोर्ट की पेशी है, तो ऐसा नहीं हो सकता। कम से कम 30 दिन पहले जो है वो सम्मन उसको मिलने चाहिए। सो अब मैं आपको एक कंक्लूजन बता देता हूं कि आपने जो है सम्मन वो कैसे करवाने। या तो कई बार क्या है कि कोर्ट इशू कर देती है, कई एरियाज में आपने जो केस फाइल किया कोर्ट खुद ही उसको सम्मन कर देगी, और दूसरी आपने खुद जाके वहां पर सम्मन कटवाने होते हैं और उसके बाद पोस्ट करने होते हैं, या तीसरा उसको व्हाट्सअप करने हैं या फिर जीमेल सेंड करना है और उसका जो भी स्क्रीनशॉट है, जो भी रिकॉर्ड है वो कोर्ट में लगाना है कि उसको सम्मन्स की जो सर्विस हो चुकी है। या फिर इसके अलावा कई बार क्या होता है कि कई जगह पर BNPL सर्विस है, बाय नाउ पे लेटर। तो इस सर्विस में क्या होता है कि आप वहाँ पर कोर्ट में पैसा जमा करा देते हैं जो भी सम्मन्स का है, तो कोर्ट उसमें जो है वो खुद ही सम्मन्स उसको करवा देती है। तो अब क्या होगा कि अब उसको सम्मन इशू हो चुके हैं। अब उसने क्या करना है कि नेक्स्ट डेट पे या तो आना है या फिर नेक्स्ट डेट पे वो आने के लिए मना कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ हमने जाना कि चेक बाउंस का केस कैसे फाइल किया जाता है और उसका समनिंग तक का क्या प्रोसीजर रहता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि सम्मन से लेके कन्विक्शन तक का, सजा तक का, या फिर केस खत्म होने तक का क्या प्रोसीजर रहता है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।